नमस्कार, सवाल 10 बजे देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं खुरतू। बात मिडिल ईस्ट की करेंगे, जहां इस वक्त संग्राम को लेकर चर्चा है, डील को लेकर चर्चा है और जंग के बीच अब कुछ ऐसे भी नियम और कायदे सामने आ रहे हैं जिसके बाद जो सवाल है वो और ज्यादा बड़े और गंभीर बन जाते हैं। मर्यादाओं की कुछ लकीरें होती हैं, लेकिन जब जंग सनक में बदल जाए, जब प्रतिशोध की आग में सारी हदें खाक हो जाए, तो दुनिया एक ऐसे मुहाने पर आकर खड़ी हो जाती है जहां से सिर्फ और सिर्फ तबाही का रास्ता गुजरता है। ईरान के आसमान पर मंडराते इजरायली बारूद के बीच एक बेटे के सामने दुनिया का सबसे खौफनाक धर्म संकट खड़ा हो गया है। अब आप पूछेंगे कि ये कैसा धर्म संकट? एक तरफ पिता का जनाजा है, दूसरी तरफ पूरे मुल्क की हिफाजत, दूसरी तरफ हिफाजत एक ऐसे देश की जो अभी लगातार जंग में है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामेनेई ने अपने देश और नागरिकों को चुनते हुए अपने कदम खींच लिए हैं। वो अपने पिता अयातुल्लाह अली खामेनेई के आखिरी सफर में शामिल नहीं होंगे। वो मशहद की उस सरजमी पर कदम नहीं रखेंगे जहां उनके पिता अयातुल्लाह अली खामेनेई का अंतिम संस्कार किया जाएगा। दरअसल दावा है कि इजराइल की खतरनाक और शातिर खुफिया एजेंसी मोसाद के निशाने पर मोज्तबा अली खामेनेई है। नेतन्याहू ने मोज्तबा को मारने के लिए एक खौफनाक प्लान तैयार किया है और साजिश इतनी ज्यादा खौफनाक है कि रूह कांप जाए। मोसाद ने ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर खामेनेई के जनाजे को ही जंग का मैदान बना लिया है। इजराइल अंतिम संस्कार के वक्त ईरान की बची कुची टॉप लीडरशिप का पूरा नामो निशान मिटा देना चाहता है। ठीक उसी तरह जैसे मोज्तबा के पिता को मौत की नींद सुलाया गया। क्या आप इसे जंग कहेंगे या ये एक ऐसी शातिर, घिनौनी और कायराना साजिश है जिसका अब पूरी तरीके से एक्सपोज हो जाना दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा मुखौटा उतरने जैसा होगा इजराइल का, जो अब बेंजामिन नेतन्याहू के चेहरे से पूरी तरीके से उतर चुका है। लेकिन मोज्तबा ने मशहद ना जाने का फैसला लेकर इजराइल के उस चक्रव्यूह को ध्वस्त कर दिया है। उन्होंने साबित कर दिया है कि एक बेटे के फर्ज से कहीं ऊपर मुल्क और आवाम की हिफाजत का फर्ज होता है और वो वही अदा करेंगे। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद अब इस बाबत तैयारी कर रही है कि कैसे अयातुल्लाह अली खामेनेई के बाद मोज्तबा खामेनेई को भी मौत के घाट उतार दिया जाए, लेकिन क्या वो कामयाब हो पाएंगे? इसी पर करेंगे बड़ी बहस, बड़ी चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, दामोदर सिंह भू राजनीतिक विश्लेषक, डॉक्टर डी के गुप्ता सर, विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही पलों में, अभी कनेक्ट नहीं हुए हैं। यूके देवनाथ सर, आपसे प्रश्न मेरा ये कि दहशत ईरान में हमने देखी थी, लेकिन अभी जो ये गुत्थियां सामने आ रही है जिसमें अब ऐसा लग रहा है कि इजराइल एक्सपोज हो गया है। एक मानवीय चेहरा, एक मानवीय पहलू भी होता है। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर देखें तो क्या इजराइल और मोसाद को ये सूट करेगा वहां पर कोई ऐसा ऑपरेशन करना जब अंतिम संस्कार की पूरी जो एक तस्वीर, एक प्रोसेस चल रहा हो, उस दौरान मोज्तबा को मौत के घाट उतारना, दूसरी तरफ मोज्तबा का ये बहुत डिसाइसिव और बहुत एप्ट डिसीजन लेना कि वो पहले मुल्क की हिफाजत चुनेंगे, अंतिम संस्कार को नहीं। जी हाँ, देखिए इजराइल जो है अपनी आज़ादी के बाद से ही बहुत ही कड़ा रुख अपनाता रहा है अपने विरोधियों या अपने दुश्मनों के प्रति। उनको अगर आप देखें तो शुरुआती दौर से ही, मैं 1948 1949 की बात कर रहा हूँ, तब से लेके अभी तक मोसाद ने जहाँ पर भी दुनिया भर में कहीं भी उनको दुश्मन मिला उसको ढूंढ ढूंढ कर ठिकाने लगाया। अभी अगर आप देखें, चाहे हमास हो, हिजबुल्लाह हो, हुती हो, अगर इनको पता लग जाए इजराइल को कि उसका कमांडर कहाँ पे है, चाहे वो एक 10 मंजिला मकान में रह रहा हो जिसमें 20 दूसरे परिवार ठहर रहे हैं, 10 मंजिला मकान के ऊपर 2 बंकर बस्टिंग बम गिराने में उनको कोई हेजिटेशन नहीं होती, क्योंकि वो चाहते हैं वो कमांडर मारा जाए, चाहे उसके साथ 20 दूसरे परिवारजन, औरतें, बड़े बूढ़े बच्चे भी मारे जाएं। अगर आप देखें, मोसाद ने कभी भी ईरान के साइंटिस्ट, न्यूक्लियर इंजीनियर्स को नहीं बख्शा है। पिछले 30 साल में कम से कम 15 न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मोसाद ने कत्ल किया है।
आईआरजीसी के कमांडर्स को तो वो चना भुट्टा भी नहीं समझते हैं। अगर उनको पता लग जाए कि आईआरजीसी का मेजर जनरल कहाँ पर है, आईआरजीसी का ब्रिगेडियर कहाँ पर है, वो उसको कीड़े मकोड़ों की तरह तुरंत अगले 15 या 20 मिनट में मार डालते हैं। हम्म। जिस तरह से इन्होंने आयतुल्लाह अली खमानी को एलिमिनेट किया 28 फरवरी को, हम्म। उससे पूरी दुनिया हक्की बक्की रह गई। हम्म। अब क्या हो रहा है, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल दुनिया भर के जो प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, किंग्स, शाहज, अमीर, भारत से भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव ईरान जा रहे हैं। आयतुल्लाह मुस्तफा खमेनी वहां पर रहेंगे जब आयतुल्लाह अली खमेनी को सुपुर्द खाक किया जाएगा। तो ऐसे में जो प्रोटोकॉल है वो कहता है कि इजराइल को कोई हमला नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस हमले में मुस्तफा खमेनी को निशाना बनाते बनाते हो सकता है कि दुनिया भर के जो प्राइम मिनिस्टर्स, किंग्स, शेख्स, प्रेसिडेंट्स या भारत से भी हमारा डेलीगेशन जा रहा है, वो इसकी चपेट में आ जाए। अगर ऐसा हुआ तो ये इजराइल के लिए बहुत बड़ी और ये इंडियन डिप्लोमेटिक, रिलेशंस पर क्या असर डालेगा यूके देवनाथ सर? डेफिनेटली मैं आपको बताता हूं कि अगर इजराइल ने ये गुस्ताखी की, क्योंकि दुनिया भर के डेलीगेशन वहां 2-3 दिन पहले पहुंच रहे हैं, और जो डिपार्चर, फाइनल डिपार्चर जब आयतुल्लाह अली खमीनी को सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा, डिपार्चर होते हुए भी लास्ट जो स्टेट गेस्ट दुनिया भर के दूसरे लीडरान ईरान से निकलेंगे, 2-3 दिन और लग जाएगा। तो Absolutely. अब आप एक विंडो देख लीजिए, आज से लेकर करीबन 12 जुलाई तक एक विंडो है जिसमें इजराइल को गलती से भी कोई गुस्ताखी नहीं करनी चाहिए। अगर कुछ हो गया, ना सिर्फ वह देश, अगर किसी भी देश का प्रतिनिधि, विदेश मंत्री या फॉरेन सेक्रेटरी वहां पर घायल हो गया, तो ना सिर्फ उस देश का इजराइल के साथ टेंशन बढ़ जाएगा, दुनिया के दूसरे देश भी शायद नहीं, पर इजराइल को ये बायकॉट करना सवाल शुरू उठ कर रहा दें। था कि प्रधानमंत्री भारतीय प्रधानमंत्री जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये भी डिप्लोमेटिक कंडीशन था। दामोदर जी, उस पर भी मैं चाहूंगी आप बोलिएगा, लेकिन इस वक्त जो चर्चाओं में है वो है कॉन्फिडेंस मुश्तबा का। मुश्तबा एक तरफ सेंटिमेंटल तौर पर भी सोच रहे हैं, उनके पिता थे, सुपुर्द खाक होने जा रहे हैं, वो पूरा एक तरह से अगर हम देखें एक पहलू। दूसरा पहलू ये कि वो देख रहे हैं कि हिफाजत भी करनी है मुल्क की, तो चुनना क्या है, प्रायोरिटी है मुल्क या ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को बचाने जैसा है, सिक्योर करने जैसा है, इजराइल के उस प्लान से, मोसाद के उस प्लान से? रितु, मैं बहुत देर से आपको सुन रहा था और मैंने देवनाथ सर को भी सुना। मेरी एक बात को मैं आपसे जवाब नहीं चाहता हूँ, लेकिन एक समझने की जरूरत है कि जब इजराइल और ईरान के बीच में कुछ बात होती है जहाँ पे नैतिकता और ये सब चीज़ों की बात की जाती है, मानवता की बात की जाती है, तो उसमें सिर्फ इजराइल को ही क्यों उस कसौटी पे खरा हम उतरने की कोशिश करते हैं या उससे उम्मीद करते हैं? आपको याद है वो स्प्रिंग फेस्टिवल जहाँ पे म्यूजिक प्ले हो रहा था, लाखों लोग इकट्ठे थे और वहां पे जाके इन आतंकवादियों ने कितने नृशंस तरीके से लोगों की हत्याएं की, कैसे औरतों की परेड निकाली, तब वो मानवता कहाँ थी? राइट। पहली बात तो। और इसके बाद 1979 की क्रांति के बाद, मैं इजराइल की बात नहीं करता, ईरान ने कितने लोगों को फांसी पे लटकाया, कितने सारे लोगों पे जुल्म किए, क्या वो पूरी दुनिया के सामने कितने छात्रों को इन्होंने सामूहिक नरसंहार किया, फांसियां दी? तो जब बात नैतिकता और मानवता की होती है तो वहां पे केवल इजराइल से ही उम्मीद क्यों करनी? जब आप दुश्मन है तो दुश्मन है, फिर कोई आप कमजोर हैं उस समय, और दुश्मन तो तभी हमला करेगा ना जब आप कमजोर हैं। मुस्तफा खामनेई वहां पे नहीं आएंगे, ठीक है, तो मैं इसको इस तरह से नहीं देखता हूँ कि उनके लिए देश पहले, उन्हें पता है खतरा हो सकता है वहां पर, ठीक है, नहीं आएंगे, ये उनकी चॉइसेस है, वो अपनी क्यों नहीं आएंगे वो उन्हें बेहतर पता, पूरी दुनिया को पता है। लेकिन अगर ये आप कहें कि इजराइल को वहां पे हमला नहीं करना चाहिए, इजराइल को ऐसे समय पे, मुझे नहीं लगता कि इजराइल ऐसे ऐसे समय पे कुछ करेगा। मैं पहली बात तो आपको ये बता दूं, अगर कोई भी जहाँ पे पूरे विश्व पटल से नेता आएंगे और वो पूरे विश्व के प्रतिनिधि वहां पे काफी सारे देशों के होंगे, भारत से भी होंगे, लेकिन ऐसा आप कह कोई रहे भी हैं अगर काम करता भी है तो भी जस्टिफाइड है, राइट? मैं जस्टिफाई, अगर ऐसा कुछ भी करे अपनी सुरक्षा के लिए, तो इन लोग देखिए, हमला चाहे वो मुस्तफा खामनेई के ऊपर हो या एक एक आम आदमी के ऊपर, वो उसी तरह से उसका आकलन होना चाहिए। जब आपने अक्टूबर 7 को जब अटैक किया था इसराइल के ऊपर, उनके बच्चों को चुन चुन के मारा था, बुजुर्गों को चुन चुन के गलियों पे आप गोलियां बरसा रहे थे, कार के ऊपर न्यूड परेड निकाल रहे थे, उनके चाकू से उनके जिस्म को गोद रहे थे, तो वो भी तो उतना ही नृशंस था जितना आज आपके लीडर्स को जब एलिमिनेट किया जाता है इसराइल के द्वारा, तो वो भी है। तो दुश्मनी में कोई कुछ जस्टिफाइड नहीं कर सकते आपकी क्या गलत और क्या से, वहां मानवता और इनकी उम्मीद तो की ही नहीं जानी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि इजराइल गलत है या ईरान सही है, मैं बिल्कुल नहीं। और इन सबको छोड़िए, आईआरजीसी ने क्या कम जुल्म किए हैं क्या लोगों के ऊपर? डेथ
तो इजराइल बोलने वाले आज किस मुंह से कह सकते हैं कि नहीं हमास को है उसको मोसाद को ऑपरेशन नहीं करना चाहिए, इजराइल को नहीं कर, बिल्कुल कर अपनी अपनी हिफाजत के लिए नहीं, जब मोसाद आईआरजीसी की कर तो सकती है तो ऑपरेशंस का मैं जिक्र करूं, तमाम ऑपरेशंस, बिल्कुल थंडरबोल्ट हो या उससे पहले हमने कुछ भी कई हो। ऑपरेशंस देखे हैं, उसका पूरा अगर पैमाना देखें तो मोसाद इसमें कभी गुरेज करेगा नहीं और ना बिल्कुल इसमें किसी और दूसरे पहलू पर विचार भी करेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात अभी नेतन्याहू के इंटेंशन पर हो रही है। डीके गुप्ता सर, इंटेंशन आपको लग रहा है कि सुपुर्दे खाक वाली प्रक्रिया के दौरान भी इजराइल इस तरीके की कुछ तस्वीर दिखा सकता है दुनिया को? जय हिंद ऋतु जी और आप सभी लोगों को। देखिए, इजराइल एक ऐसा शख्स है जो कि कभी भी कोई भी एक्शन ले सकता है और वो कुछ भी कर सकता है। इवन वो कतर में जब मारा था हमास के लीडर्स को, जैसे हमारा कनाट प्लेस है, कनाट प्लेस के अंदर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है और उसके चारों तरफ जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं हमारे कनाट प्लेस के अंदर, उसी तरह से कतर की राजधानी में जब उसने अटैक किया था हमास के लिए, तो इतना प्रिसाइज अटैक इजराइल करता है कि केवल उस बिल्डिंग में हमास के नेताओं को ही मारा गया था और दूसरी बिल्डिंग को एक को भी लॉस नहीं हुआ था। अगर उसको मारना होगा तो खमनई को मार देगा। और खमनई में मैं अभी व्यक्तिगत तौर पे बता रहा हूं कि जहां तक मुझे लगता है कि वो या तो इस कंडीशन में है कि वो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाएंगे या है ही नहीं, क्योंकि पूरे ईरान में उनको कार्डबोर्ड लीडर अब माना जाता है। उनको छेड़ रहे हैं, आप कह रहे खामेनेई है ही नहीं। जैसा मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पे, मैंने बोला कि या तो है ही नहीं या इस कंडीशन में है कि कुछ भी नहीं कर सकते ईरान की पॉलिटिक्स में। और इसीलिए बार बार ईरान में आवाज उठती है कार्डबोर्ड लीडर कहां है, बुलाओ उसको कार्डबोर्ड लीडर, क्योंकि उस बंदे का ईरान के लोगों को ही पता नहीं है कि वो कहां पे है। अरे तो बहुत फिट तालमेल है उनका आईआरजीसी के साथ, टॉप लीडरांस को बता देते हैं वो और वो एक्शन ले लेते हैं। देखिए फिर कहां से कब ये कहां से आया आपके पास ये गत्ते वाला थॉट सर? हाँ, गत्ते वाला थॉट आप अगर अल जजीरा वगैरह में देखेंगे तो बार बार उनको कार्डबोर्ड करके वहां की पब्लिक वहां पर प्रोटेस्ट करती है, वेयर इज खमनई, वेयर इज खमनई। और दूसरी चीज है, खमनई की खुद अपने पिताजी से नहीं पटती थी। इसका मैं 2-3 एग्जांपल आपको दे रहा हूं। अहमदीनेजाद के साथ इन्होंने कॉन्स्पिरेसी की थी अपने पिताजी को हटाने के लिए, अपने पिताजी को, और इनके बारे में खबर थी कि ये हमेशा दरवाजे पे खड़ा रहते थे खमनई के और एक गुप्तचरी करते थे कि वो मेरे पिताजी का अगला एक्शन क्या होने जा रहा है। तो ये ऐसे सत्ता का धुरी रही है जहां पे कि अपने पिताजी पे इनको भरोसा नहीं था और यहाँ पे वो चाहते थे कि मैं जल्दी से सुप्रीम लीडर बन जाऊं और सुप्रीम लीडर बनने की हालत में, और इजराइल ने काम तमाम कर ही दिया था। लेकिन अब जो है या तो बचे हुए हैं या है ही नहीं, क्योंकि अगर इंटेलिजेंस है, चाहे अमेरिका की चाहे जो भी है, अगर ये बताती है कि कहीं यूके देवनाथ सर, आप इसे एनालाइज कर पा रहे हैं क्या? डीके गुप्ता सर कह रहे हैं कि फर्स्ट आयतुल्लाह खामेनेई और दूसरा मुश्तबा खामेनेई, दोनों के बीच भी थोड़ी सी अनबन थी, हो सकती है, जिसको लेकर के चीज़ें क्लियर नहीं हो, ओपन पेज पे नहीं हो। लेकिन अगर अभी देखा जाए सुपुर्द खाक वाली प्रक्रिया में एक एज लेने की कोशिश तो की गई। और मैं अगर दामोदर जी का पॉइंट भी इसमें एड ऑन कर दूं कि वाई ओनली इजराइल इज टेकन अंडर क्वेश्चन, ईरान पर क्यों नहीं सवाल? रितु जी, ऐसा नहीं है कि ईरान पर सवाल नहीं है। दुनिया भर के जितने ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, डेफिनेटली वो ईरान पर सवाल उठा रहे हैं। इस वक्त सवाल हो रही है डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल का। हम जो 7 अक्टूबर 2023 में हुआ, उस दुर्घटना को दुनिया भर के सारे डिप्लोमेट्स, कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ, मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट उसकी निंदा करते हैं और वो होना नहीं चाहिए था और जिन्होंने किया उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जहां तक अब हम बात कर रहे हैं कि आज क्या हो रहा है, आज ऐसे हो रहा है कि मुस्तफा खमेनी को थोड़ी देर के लिए जब फ्रंट में लाया जाएगा, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि तुरंत CIA, मोसाद, शिनबेत और ब्रिटेन की जो MI6 है, उसको उनका लोकेशन जैसे ही पता लगेगा, वो फिर वहां से उनको अगले 7-8 दिन तक ट्रैक करेंगे कि अच्छा ये वहां पर प्रकट हुआ था अपने पिताजी के अंतिम समय में, उनको जब दफनाया जा रहा था, उसके बाद वो कहाँ गया, यहाँ गया, वहां गया, इस गली से गया। सर आपको तो इंटेलिजेंस में होना चाहिए कि देवनाथ सर आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला कि हो सकता है कि वहीं से ही ट्रेस कर लिया जाए। कि ऑन अ लाइटर नोट मैंने आपको कहा, दामोदर जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो वहाँ पर पहुँचते हैं,
सुपुर्द खाक जहां पर किया जा रहा है उसके बाद से भी तो मोसाद ट्रेस कर सकती है, फिर क्या करेंगे? रितु, आपको लगता है कि मोसाद ने उन्हें ट्रेस नहीं किया होगा? तो हम इस भुलावे में नहीं रह सकते। आप यकीन करिए कि इजराइल के पास सारे इनपुट्स होते हैं और मोसाद की पैठ जो है ईरान के अंदर बहुत अंदर तक है, बहुत अंदर तक। उनके सारे मूवमेंट्स को ट्रैक करना और ईरान की जितनी भी गतिविधियां इससे रिलेटेड सब वॉच की जा रही होंगी। लेकिन मैं एक बात मैं फिर से बताऊं, जहां पे इतने सारे डिप्लोमैट्स और इतने सारे राष्ट्र प्रमुख आएंगे, वहां पर इसराइल इस तरह के हम नहीं करेगा, मैं आपको ये यकीन दिला सकता हूँ। और इतना मैं इसराइल के साथ 2 साल मेरा वहां पे रहा है, आसपास मैंने गुजारा है वक्त, मैं समझता हूँ थोड़ा बहुत जो मुझे जानकारी, मेरा जो तुच्छ नॉलेज है उससे मैं बताता हूँ। लेकिन ऐसे समय पे तो हमला नहीं होगा। लेकिन खामनेई के बारे में जो खबरें चल रही हैं, जैसा भी हमारे एक पैनलिस्ट ने कहा कि हो सकता है वो हो ही ना दुनिया में, तो ये सारे जो कयास लगाए जा रहे हैं, इन कयासों को हवा मिलने की जो उम्मीद है इसके बाद कि कंफर्म हो जाएगी व्हाट इज द खामनेई प्रेजेंट सिचुएशन, उनके उत्तराधिकारी अभी हैं किस हालत में, वो जो दुनिया के सामने देखने का मौका है, वो क्लियरिटी आनी है। वो शायद ईरान अब नहीं चाहता कि वो क्लियरिटी आए। इसका सीधा सा मतलब है कि वो इस परिस्थिति में नहीं होंगे कि वो आए सबके सामने। हो सकता है वो अभी बीमार हैं या उनका उपचार चल रहा है कहीं पर भी, रसिया या जहां पर भी बताया जाता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो है जिसे ईरान छुपाना चाहता है खामनेई के ना। और अगर ये तर्क दिया जा रहा है कि इजराइल हमला कर सकता है, तो मुझे लगता है ये तर्क के पीछे वो एक फेस सेविंग है कि उनको सामने ना लाया जाए, क्योंकि सामने आने के बाद सारी चीजें क्लियर होती है कि अगर वो दुनिया में हैं तो फिर उस, और कोई भी पिता आप देखें उनके अंतिम जनाजे पे शामिल होने के लिए क्यों नहीं आएगा कोई भी बेटा अपने पिता के उसमें? कोई पिता चाहेगा कि उसका बेटा उसके जनाजे में ना शामिल हो। ये तो मुझे लगता है खामनेई जो दिवंगत है उनकी भी अंतिम इच्छा रही होगी और सबको होती। ऐसे टाइम पे जेल से कैदियों को भी पैरोल मिल जाता है, तो वो अपने ही देश में सुरक्षित होकर क्यों नहीं आ सकते? और ईरान इतना कमजोर देश तो है नहीं। मुझे लगता है अगर आपको लगता है इजराइल से खतरा है, तो और भी तमाम तरह के नमाजें जो होती है, जनाजा और इसके बाद और तमाम तरह के रिचुअल्स होते हैं, वहां पर आ सकते हैं, पब्लिक फोरम में नहीं। तो अगर वो खामनेई का अपीयरेंस नहीं होता, तो इसके बाद इन कयासों को और ज्यादा हवा मिलने जा रही है कि खामनेई की हालत क्या है, खामनेई है भी या डीके नहीं है। गुप्ता सर ने इसे इस बात को छेड़ा था। वापस आऊंगी डीके बिल्कुल। गुप्ता सर के पास भी इस प्रश्न को लेकर, लेकिन यूके देवनाथ सर प्लीज कंप्लीट कीजिएगा। और मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहती हूँ कि ऐसा तो नहीं कि सिर्फ और सिर्फ छलावा है, दिखाने की कोशिश है कि नहीं आ रहे मुश्तबा और एकाएक प्रकट हो जाए और इस बात की खबर ना हो, ऐसा है कुछ पॉसिबल? देखिए रितु जी, क्योंकि आपने बोला कि इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या काम करती हैं, दुनिया भर की सारी इंटेलिजेंस एजेंसी जो करती हैं, वो ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसी भी तैयारियां कर रही है। 5 अलग अलग कॉन्वॉय बनाए गए हैं, जो कि एक जैसे दिखेंगे। तो मुस्तफा खामेनी जहां पर भी हैं वहां जो जहां सुपुर्दी खाक का फाइनल सेरेमनी हो जाएगा, जब उनको जमीन में उतारा जाएगा, उस वक्त 5 अलग अलग दिशाओं से आप देखेंगे 5 अलग अलग कॉन्वॉय आ रही हैं, ताकि शत्रु को पता ना लगे कि ये 5 कॉन्वॉय जो आ रही हैं वो किस दिशा से आ रही हैं और उसमें किसमें असल में मुस्तफा खमेनी है। ऐसे ही उनके ब्रीफ बहुत ही छोटे, शायद 1.5 से 3 मिनट का अपीयरेंस होगा, जिसके बाद उन्हें फिर 5 अलग अलग कॉन्वॉयज के जरिए अलग अलग दिशा में ले जाया जाएगा, ताकि दुश्मन को पता ना लगे कि वो 5 जो कॉन्वॉय जाके वापस ले जा रही हैं उनको उनके हाइड आउट में, वो कौन से वाले कॉन्वॉय में गए हैं। मैं जो बताना चाहता हूँ वो ये बताना चाहता हूँ कि अभी तक ना CIA ने, देखिए पश्चिमी मीडिया की बात छोड़ देते हैं, जो बोल रहे हैं कि मुस्तफा खामेनी जो हैं वो न्यूट्रलाइज हो गए हैं या अपंग हो गए हैं या पंगु बना दिए गए हैं। मीडिया की बात छोड़ दीजिए, अभी तक CIA से कोई ऑफिशियल बयान और ना ही मोसाद से कोई ऑफिशियल बयान आया है कि मुस्तफा खामेनी को पंगु बना दिया गया है या इंजर्ड कर दिया गया है या एलिमिनेट कर दिया गया है। ये बार बार क्यों इस चीज को छेड़ा जाता है, कार्डबोर्ड लीडर? इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि पश्चिमी मीडिया के द्वारा इस तरह की खबरें फैलाकर इजराइल उनको छेड़ रहा है कि बिल से निकल तो सही एक बार इन खबरों को नकारने के लिए बिल से निकल तो आप कह रहे हैं एक बार। कि यहाँ पर जानबूझकर अग्रेसिव बनाया जा रहा है, जानबूझकर उन्हें पिन किया जा रहा है कि आप निकलिए और एक मौका तलाशते हुए मोसाद इस पर एक्शन ले, राइट? रितु देखो, मैं एयरफोर्स में था, फाइटर पायलट था। जब भी हमें पता लग रहा होता कि दुश्मन ने अपना रेडार कहाँ पे लगा दिया, नया साइट, नई लोकेशन, क्योंकि उसने अपना रेडार बंद किया था, हम उसको छेड़ते थे जाकर।
एक जहाज को जानबूझ के दुश्मन के तथाकथित रडार के रफ लोकेशन हमें पता लग गया कि भाई वो लाहौर के आसपास कहीं पर है, भेज देते थे। तो जब हम उसको छेड़ते थे तो वो फिर ट्रांसमिट करता था अपना जो स्विच ऑफ पोजीशन में था दुश्मन का रेडार। मैं खुद ऐसे मिशन किए हैं। पाकिस्तानी रेडार अपने रेडार को स्विच ऑफ से स्विच ऑन करता था, क्योंकि हम उसको छेड़ रहे हैं। हमारे जहाज बहुत 1200 किलोमीटर की गति से पाकिस्तान में घुस रहा है लाहौर की तरफ। हाँ। तो ऐसे वाले ऑपरेशंस किए जाते हैं जिसमें आप दुश्मन को छेड़ते हैं ताकि वो अपनी लोकेशन, जगह, अपनी मंशा बता दे। तो ये इंटेलिजेंस कम्युनिटी में बहुत कॉमन होता है। दूसरी चीज ये है कि ये नहीं है कि बम इजराइल गिराएगा अभी, जब दुनिया भर के राष्ट्रपति और प्रेसिडेंट वहां पर स्टेज पर हैं, डायस पे हैं, इंटरनेशनल मीडिया के सामने। नहीं, इंटरनेशनल जो लीडर्स आ रहे हैं, ये सारे खासतौर से सुल्तान और किंग्स अरब देशों के, ये तो 2-3 दिन में चले जाएंगे। उसके बाद आप कह रहे हैं उसके बाद करेंगे? हाँ, उसके बाद उनको एलिमिनेट करेंगे। जहां तक मोसाद की एजेंट्स की बात बताते हैं, दामोदर जी ने सही बताया है। देखिए, मोसाद के एजेंट ईरान में 3 तरह के हैं। क्या असल में जो इजरायली हैं वो ईरान के अंदर मोसाद के एजेंट हैं? मतलब मैं ज्यूज की बात कर रहा हूँ। राइट। ऐसे शायद सिर्फ 7 या 8 वहां काम करते हैं ईरान के अंदर। मोसाद के जितने ज्यू इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं वो सारे काम करते हैं अबू धाबी, कुवैत, इराक। नहीं, पर इसके बाद प्रश्न वही आ जाता है घूम फिर कर, डीके गुप्ता सर, अब नहीं तो कब? और अगर होना भी है, मोश्तबा की लोकेशन, मोश्तबा की पोजीशनिंग, मोश्तबा अलाइव है, जिंदा है, नहीं है, इन तमाम प्रश्नों को भी इसके बाद उठाया जाएगा। जी, उठाया जाएगा, और इंटरनेशनल मीडिया में तो नहीं, लेकिन ईरान के अंदर लगातार उठाया जाता है। देखिए, ईरान के अंदर मैं बता दूं 50% खोमेनी के विरोधी हैं। और ऐसा नहीं है, पहले अगर वहां पे देखेंगे तो खातिमी थे, अहमदीनेजाद थे, रूहानी अली थे, सारे ने कोशिश की अपने प्रेसिडेंशियलशिप में कि किसी तरह से खोमेनी को नीचे किया जाए। तो एक द्वंद्व हमेशा ईरान के अंदर रहा, और उसी तरह से वहां की पब्लिक भी हुई है। और इजराइल, अमेरिका, चाहे अगर ये रसिया के अंदर छिपे हुए हैं, उसके अलावा किसी और देश में होते, चाइना ऐसे मामलों में हाथ नहीं डालता है। अगर रसिया के अंदर छिपे होंगे, उसके अलावा कहीं होते तो अब तक ये टैप कर दिए जाते, पहली बात। दूसरी बात है कि एक वेटिंग करेगा इजराइल और अमेरिका। क्या मोसाद के या क्या जो अहमदीनेजाद को मारना मेरे लिए लाभदायक है? जब अगर उनके इंटेलिजेंस को पता चल जाएगा कि जरूरत ही नहीं है इसको मारने की, किसी काम का रहा ही नहीं, या तो कोमा में है या कुछ ऐसी जगह में जो कोई डिसीजन ले नहीं सकते। और इस समय क्लियरली हम लोग को दिख रहा है कि IRGC में और मसूद में और जो खालिबाफ है, इनमें क्लियरली डिफरेंस है, ओपिनियन में डिफरेंस है। और एक 2 धड़ा बंट चुका है ईरान के अंदर। एक IRGC है जो कि अपना इमेज बचाने की कोशिश में द्वंद्व कर रही है कि मैं अभी भी तुम्हारा हूं, लेकिन जो तीसरी जो अमेरिका का पक्षधर लीडरशिप है, जो वहां प्रेसिडेंट मसूद है, सिस्टम को पंगु नहीं बनाएगा। ये सिस्टम को पंगु नहीं बनाएगा जी। ये ईरान के सिस्टम को पंगु साबित नहीं करेगा क्या फिर? देखिए, ईरान का सिस्टम पंगु अगर नहीं हो गया होता तो ये बातचीत के टेबल पे आते ही नहीं, क्योंकि IRGC बेसिकली कभी अमेरिका से टच नहीं रखना चाहता, या खोमेनी परिवार। देखिए, इन लोगों ने, खोमेनी परिवार ने क्या किया है पूरे लाइफ में? अपनी सत्ता को बचाने के लिए रेड सी पे कब्जा किया। इन्होंने इजराइल पर हमास बना के इजराइल पे कब्जा करने की कोशिश की। इन्होंने जो है वहां पे वीटो पावर लिया। कोई भी राष्ट्रपति बनेगा, पहले इनकी काउंसिल उसको ओके करेगी। इसी में जो है लारीजानी को कई बार प्रेसिडेंट बनने का मौका नहीं मिला। तो ये पारिवारिक सत्ता, देखिए उत्तर प्रदेश है, बिहार है, हमारे तमिलनाडु है, कहीं पर भी देखें जहां पारिवारिक सत्ता है, भले वो सत्ता चल रही है, लेकिन 50-50% डिवाइड रहती है, क्या वो सही है क्या गलत है। तो यहाँ पे ईरान में भी ये सब चीजें हैं। वहां भी हमारे जैसे समझदार लोग हैं, चाहते हैं कि हमारे एक डीप रूटेड डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी वहां पर है, चुनाव होता है, लेकिन डीप रूटेड डेमोक्रेसी नहीं। तो वहां के लोग हमेशा चाहते रहे हैं कि हम भी यूएई से अपने compete करें, हम भी कतर से compete करें, हम भी बहरीन से compete करें। हम क्यों इन रेडिकलिज्म में पड़े हुए हैं? तो वहां की एक जनता है जो 16-17% जो पलायन कर जाती है अच्छे रोजगार ना पाने के लिए, तो वो नहीं चाहते खोमेनी जैसा परिवार वहां पे रहे, जो कि अपने परिवार के ही। कुल मिलाकर सत्ता का, राजनीति का एक मिला जुला कॉकटेल सा है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या रहता है, क्योंकि जब तक ये सुपुर्दे खाक वाली तस्वीर रहेगी तब तक दुनिया सांसें थाम कर बैठी हुई है, क्योंकि मोसाद को लेकर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो हमला करेगा, वो मोश्तबा को एलिमिनेट करने का प्रयास करेगा, वो कितना धरातल पर आता है
देखने वाली बात होगी। आप सभी का शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए और कीमती वक्त देने के लिए। इतना ही वक्त मेरे पास था। इसी के साथ यार रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है। बने रखिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।